हम आपको आज ये दिखाएंगे कि महाराष्ट्र की रेल दुर्घटना में जिन 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और यह घटना कैसे हुई। यह दुर्घटना आज शाम को 4:42 पर महाराष्ट्र के जलगांव में तब हुई जब लखनऊ से मुंबई जा रही एक यात्री ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन की कुछ बोगियों में आग लग गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस अफवाह के फैलने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि इस ट्रेन की एक बोगी के हॉट एक्सल से चिंगारी उठ रही थी, जिससे लोगों को लगा कि शायद ट्रेन में आग लग गई है। हॉट एक्सल उस स्थिति को कहते हैं जिसमें ट्रेन के पहिए गर्म होने की वजह से उसके बेयरिंग जैम हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है और कई बार ट्रेन के पहियों से चिंगारियां निकल सकती हैं। और हो सकता है कि इस रेल दुर्घटना में भी यही हुआ हो, ट्रेन के पहियों से चिंगारियां निकल रही हों और लोगों को लगा हो कि आग लग गई है। जिस बोगी से ये चिंगारियां निकल रही थी, उसमें बैठे लोगों ने घबराकर ट्रेन की चेन को खींच दिया और ट्रेन को रोक दिया और वो ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जाने लगे और दूसरे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। इसी दौरान उस दूसरे ट्रैक पर आ रही एक ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचल दिया और इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कुछ यात्रियों ने बिना किसी कारण के यह अफवाह फैला दी हो और इस अफवाह के कारण 12 यात्री मारे गए। हालांकि अभी रेलवे पुलिस ने इनमें से किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह जरूर बताया है कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई उस जगह पर एक शार्प टर्न था, जिसके कारण दूसरे ट्रैक पर बैठे यात्रियों को जो ट्रेन है जो सामने से आ रही थी वो आती हुई दिखाई नहीं दी और यह दर्दनाक रेल दुर्घटना हो गई। हे करण्यात आलेली आहे। माझं हमारे देश में दुर्घटनाएं होती हैं, फिर उन दुर्घटनाओं के बारे में हेडलाइंस बनती हैं। हम सोचते हैं कि इन दुर्घटनाओं से हम कुछ सीखेंगे, आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन फिर से हमारे देश का पूरा सिस्टम अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगता है। इस दुर्घटना से भी 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि जिस ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचला, अगर उस ट्रेन के इंजन के सामने कैमरा लगा होता या रेलवे ट्रैक पर कैमरे लगे होते तो शायद ये दुर्घटना न होती। ऐसी स्थितियों में पटरियों की निगरानी से ट्रेन के लोको पायलट को यह पता चल जाता कि आगे ट्रेन पर एक दूसरे ट्रैक पर एक दूसरे ट्रेन के यात्री बैठे हुए हैं और इस तरह से यह ट्रेन शायद रुक जाती और इन यात्रियों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में अधिकतर ट्रेनों में इंजन और रेलवे ट्रैक्स पर कैमरे लगे होते हैं, जिनकी मदद से इनकी निगरानी की जाती है और वहां इस तरह की घटनाएं ना के बराबर होती हैं। दूसरा सबक यह है कि भारत में अफवाह से निपटने के लिए कड़े कानून होने चाहिए। भारत में हर साल अफवाहें फैलाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की। अफवाहों के कारण मॉब लिंचिंग होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, भगदड़ की कई घटनाएं हो जाती हैं और हमारा सिस्टम इन अफवाहों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम रहता है। अफवाहों को असल में हम गंभीरता से लेते ही नहीं। अफवाह एक बहुत गंभीर अपराध है, अफवाह फैलाना। इसलिए अफवाहों पर अंकुश लगना बहुत आवश्यक है। हमें यह भी देखना होगा कि अगर इस दुर्घटना में ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकल रही थी तो इस तकनीकी खामी के लिए भी कौन जिम्मेदार है। आपको यह बताएंगे कि इस बार का महाकुंभ पिछले महाकुंभ से कितना अलग है और 144 वर्षों के बाद जब वर्ष 2169 में अगला महाकुंभ आएगा तब उसका स्वरूप कैसा होगा। 144 वर्ष पहले वर्ष 1881 में जब 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तब उस वक्त का दौर आज से बिल्कुल अलग था। आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। उस समय ना तो मोबाइल फोन थे, ना टेलीफोन था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना कंप्यूटर था, ना कैमरे थे, ना हवाई जहाज था और ना ही उस समय तक भारत में गाड़ी आई थी। वो बैलगाड़ी का जमाना था। उस दौर में भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था और कुंभ पर लिखी गई कई पुस्तकों में यह लिखा है कि उस समय अधिकांश लोग अलग अलग राज्यों और जिलों से पैदल चलकर ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए थे और उस वक्त संचार के लिए डाक पत्रों को इस्तेमाल किया जाता था। लोग
महाकुंभ में पहुंचने के बाद अपने परिजनों को डाक पत्र लिखकर अपनी यात्रा के बारे में सूचना दिया करते थे कि वो सकुशल पहुंच गए या उन्होंने उनका जो अनुभव था वो कैसा रहा। इसके अलावा 144 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार कुंभ मेले में आने वाले लोगों और वहां पर व्यापार करने वाले लोगों से टैक्स लेती थी। इसे कुंभ टैक्स कहा जाता था, जिसमें कुंभ मेले में आने वाले प्रत्येक हिंदू श्रद्धालु से उस जमाने में 1 रुपए का टैक्स लिया जाता था। यह टैक्स कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय एक टेलर की पूरे महीने की तनख्वाह 1 रुपए से कम हुआ करती थी। 22 वर्ष पहले वर्ष 2003 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था बेगम्स, ठग्स एंड इंग्लिशमैन। इस पुस्तक में लिखा है कि वर्ष 1881 के महाकुंभ में अंग्रेजों ने हिंदू श्रद्धालुओं से उस समय के 41,824 रुपए का टैक्स वसूला था। यानी उस समय का जो 1 रुपया था वो आज के 41,000 या समझ लीजिए आज के 42,000 रुपए के बराबर था। अगर आज के हिसाब से हम बात करें तो उस समय कुंभ में जाने वाले लोगों पर 42,000 रुपए का टैक्स उस समय के हिसाब से ब्रिटिश हुकूमत वसूलती थी। 144 वर्षों के बाद आज वर्ष 2025 के महाकुंभ का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका है। उस जमाने के लोगों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि इसके बाद जो महाकुंभ आएगा वो ऐसे युग में आएगा, डिजिटल युग में आएगा। आज भारत आजाद है और अब महाकुंभ में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं और साधु संतों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा इस बार का महाकुंभ इंटरनेट के डिजिटल युग का पहला महाकुंभ है जिसकी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आज मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस बार के महाकुंभ पर सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है। दुनिया में गूगल ट्रेंड्स पर कुंभ, महाकुंभ और प्रयागराज को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अगले इंस्टाग्राम पर कुंभ, कुंभ मेला, अकेले इंस्टाग्राम पर ही अगर आप देखेंगे तो कुंभ, कुंभ मेला, महाकुंभ 2025 और प्रयागराज के हैशटैग्स के साथ 30 लाख रील्स और तस्वीरें पोस्ट हो चुकी हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर 30 लाख रील्स पोस्ट हो चुकी हैं महाकुंभ पर। फेसबुक पर महाकुंभ को लेकर 31.5 लाख पोस्ट लिखी गई हैं। एक्स पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर महाकुंभ, संगम और प्रयागराज के बारे में लिखी गई पोस्ट को 7 करोड़ बार देखा गया है। और महाकुंभ में ऐसे 334, कम से कम 334 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें एक वीडियो बनाकर पोस्ट करने के 1 लाख से 50 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां महाकुंभ में अपने विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं और यह खर्च पिछली बार से 300% ज्यादा बढ़ चुका है। वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ में अलग अलग प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग पर, अपने प्रचार पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस बार यह खर्च 4,500 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। और इस बार महाकुंभ में आने वाले नागा साधुओं और कल्पवास करने वाले सन्यासियों की कहानियां सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। अकेले यूट्यूब पर हठ योग करने वाले बाबा, IITN बाबा, नागा साधु, सन्यासियों और महामंडलेश्वर के वीडियोस को 35 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह संख्या अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी के बराबर है। तो इस बार आप देखेंगे कि महाकुंभ से कितने सारे साधु संत ऐसे हैं जो इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। उनके वीडियोस को लाखों करोड़ों बार देखा जा रहा है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। लोगों में एक उत्सुकता है महाकुंभ के बारे में जानने की। कुछ लोग इसे अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग इसे खराब भी मानते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक कई मंदिर ऐसे थे जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचने लगे थे। केदारनाथ में बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचने लगे थे, रील्स बनाने लगे थे और बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो रही थी कि इससे एक प्रकार से इस पूरे माहौल को हल्का करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा इस बार के महाकुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भी AI कैमरों की मदद से महाकुंभ में आने वाली भीड़ की गिनती कर रही है, जबकि लोग भी AI की मदद से यह पूछ रहे हैं कि उन्हें महाकुंभ मेला क्षेत्र के किस सेक्टर में रुकना चाहिए
और अपने घर से क्या क्या सामान महाकुंभ में लेकर जाना चाहिए। महाकुंभ को लेकर तमाम तरह की जानकारियां लोग सोशल मीडिया पर जान रहे हैं और उसमें एआई की मदद भी ले रहे हैं। तो ये पहला महाकुंभ है जो इंटरनेट के युग का महाकुंभ है, जो सोशल मीडिया युग का महाकुंभ है, डिजिटल युग का महाकुंभ है, और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। तो ये तो हमने आपको पिछला महाकुंभ बताया 1881 का, जो ब्लैक एंड व्हाइट युग था। फिर उसके बाद ये महाकुंभ आया जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब जरा यह कल्पना कीजिए कि आज से 144 वर्ष बाद जो अगला महाकुंभ वर्ष 2169 में प्रयागराज में जब महाकुंभ के मेले का आयोजन होगा, तब उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या आप उसकी कल्पना भी आज कर सकते हैं? हमने इसके लिए आज एआई के एक टूल की मदद ली और उससे पूछा कि वर्ष 2169 का महाकुंभ कैसा होगा और लोग उस महाकुंभ में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और एआई ने आज अपनी कल्पना से जो हमें बताया है वो आपको भी शायद हैरान कर देगा। एआई ने वर्ष 2169 के महाकुंभ की जो प्रतीकात्मक तस्वीरें बनाई हैं, उनके मुताबिक उस वक्त के महाकुंभ में लोग एयर टैक्सी से आएंगे, शायद एयर ड्रोन से आएंगे। लोग देवी देवताओं के वर्चुअल अवतारों की पूजा करेंगे और ये वर्चुअल अवतार साधु संतों और हिंदू श्रद्धालुओं से संवाद भी कर पाएंगे। अलग अलग युगों के जो साधु संत हैं, पुराने युगों के सैकड़ों वर्ष पुराने युगों के जो साधु संत हैं, उनके भी वर्चुअल अवतार लोगों को देखने को मिलेंगे और वो उनका आशीर्वाद ले पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की मदद से लोग घर बैठे ही महाकुंभ में स्नान करेंगे और महाकुंभ में भीड़ के नियंत्रण के लिए ह्यूमन रोबोट्स मौजूद होंगे और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में साधु संतों के लिए टेंट्स की जगह ऐसी भव्य इमारतें बनी होंगी जैसी आज शायद न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी नहीं है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि वर्ष 2169 के महाकुंभ का स्वरूप कैसा होगा। जरा आप देखिए, इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगला जो महाकुंभ आने वाला है 144 वर्षों के बाद, वो महाकुंभ कैसा होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं एयर टैक्सी होंगी, एयर ड्रोन्स होंगे, वर्चुअल रियलिटी होगी, देवी देवताओं के वर्चुअल अवतार होंगे और हो सकता है उस समय आपको कुंभ जाने की जरूरत भी ना पड़े, प्रयागराज जाने की जरूरत भी ना पड़े। आप वीआर की मदद से वहीं पर अपने घर में बैठे बैठे ही एक डिजिटल डुबकी भी तब लगा पाएंगे। और ये जो सारी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, ये हमने एआई से आज कहा कि आज से 144 वर्ष बाद महाकुंभ कैसा हो सकता है, जरा उसकी कल्पना करके हमें बताइए। और ये कल्पना आज एआई ने आप सबके सामने की है और इसमें आप देख रहे हैं, आपको ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, आपको वर्चुअल अवतार दिखाई दे रहे हैं देवी देवताओं के। तो हो सकता है कि 150 वर्षों के बाद इस प्रकार का आपको एक महाकुंभ देखने को मिलेगा। अब भविष्य से आपको यह आपके जीवन में नहीं आएगा, यह भी आप याद रखिए। जो तस्वीरें हमने आपको आज दिखाई हैं, आप अपने जीवन काल में अब यह महाकुंभ नहीं देख पाएंगे। ये आपकी जो अगली से अगली पीढ़ी आएगी, वो शायद इस महाकुंभ को देख पाएगी। जिस प्रकार से आपने या आपकी पिछली पीढ़ी ने इससे पीछे का जो महाकुंभ था 1881 में जो हुआ था, वो भी आप नहीं देख पाए। भारत की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने कल्पवास करने वाले लोगों पर एक अध्ययन किया, जिसमें यह पता चला कि कल्पवास न सिर्फ मानसिक शांति में सहायक होता है, बल्कि इससे सांसारिक जीवन में प्रसन्नता, विनम्रता और संयम भी आता है। आज हमने महाकुंभ में कल्पवासी बनकर रह रहे लोगों के शिविरों से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको यह बताएगी कि सनातन धर्म कितना उदार है और इसमें आक्रामकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कल्पवास यानी पुण्य सलीला गंगा के तट पर पूरे माघ महीने तपश्चर्या के साथ वास करना। ऐसा कल्पवास जिससे न केवल काया कल्प हो, बल्कि ऊर्ध्वलोक का भी कल्प हो जाए। इसके साथ ही यहाँ ये सनातन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग
इस कायाकल्प के जरिए यानी कल्पवास के जरिए न केवल वानप्रस्थ की भूमिका में रहते हैं, बल्कि ये संन्यास की पूर्व पीठिका भी है, जिसमें लोग पूरी तपश्चर्या और निष्ठा के साथ यहाँ जीवन गुजारते हैं। ऐसा जीवन जिसकी झलक आप भी देखें, आपको भी लिए चलते हैं कल्पवासियों के लोग। अब एक बार में कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं बता रही है आपको, धीरे धीरे एक एक करके आपको बिल्कुल एक वेब सीरीज की तरह आपको वो चाहते हैं कि आप इंतजार करें और उसके बाद वो आपको हैरान करना चाहते हैं, जैसे वेब सीरीज की कहानियां आपको हैरान करती हैं कई बार। तो आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों के लिए 7 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है और यह भारत का शायद पहला ऐसा चुनावी घोषणा पत्र है जिसे लागू तो जिसके ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन लागू इसे बीजेपी की केंद्र सरकार को करना है। तो ऐलान कर रहे हैं केजरीवाल और लागू करने की जिम्मेदारी डाल दी है प्रधानमंत्री मोदी की। केजरीवाल के इस घोषणा पत्र में वादों का नहीं बल्कि उन 7 मांगों का जिक्र है जो आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से की है। इनमें पहली मांग है दिल्ली के शिक्षा बजट को देश के कुल बजट का 2% नहीं बल्कि 10% मिलना चाहिए। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के छात्रों को सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगनी चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य बजट देश के कुल बजट का 10% होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को दिल्ली में तत्काल रूप से हटा देना चाहिए। चौथा, इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करनी चाहिए। पांचवा, आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी को खत्म कर देना चाहिए। छठा, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। सातवां, वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह रेल यात्रा के किराए में 50% की छूट मिलनी चाहिए। ये सारे वो फैसले हैं जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मतलब ये सारे फैसले अगर लेने हैं तो ये मोदी सरकार को लेने होंगे, लेकिन मांग इन फैसलों की कर रहे हैं केजरीवाल। और इन सभी मांगों को दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों के लिए केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया है और केंद्र सरकार से उनके घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मांग की है। ये अपनी तरह का एक अकेला ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें वादे तो आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। और अगर भविष्य में ये वादे पूरे नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इन वादों को पूरा नहीं किया, वो दिल्ली के लोगों के लिए ये काम करना ही नहीं चाहती। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में सबसे बड़ा वर्ग मिडिल क्लास परिवारों का है। दिल्ली के 30% लोग मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, जो लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को वोट देते हैं और विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। मिडिल क्लास जो परिवार हैं, ये पढ़े लिखे परिवार होते हैं, समझदार परिवार होते हैं। ये जानते हैं कि लोकसभा में किसको वोट देना है और विधानसभा में किसको वोट देना है। और यही कारण है कि मिडिल क्लास के वोटर्स को अपने साथ बरकरार रखने के लिए केजरीवाल ने एक ऐसा घोषणा पत्र बनाया जिससे लोगों को यह लगे कि बीजेपी मिडिल क्लास परिवारों को कोई राहत नहीं देना चाहती, छूट नहीं देना चाहती। और देखिए, केजरीवाल उनके सबसे पक्के दोस्त हैं मिडिल क्लास परिवारों के, और वो मिडिल क्लास परिवारों की चिंता कर रहे हैं और इसलिए ये मांग कर रहे हैं। दिल्ली में 30% आबादी गरीब वर्ग की है, 20% आबादी लोअर मिडिल क्लास की है, 30% आबादी मिडिल क्लास की है और 10% आबादी अपर मिडिल क्लास और अमीर लोगों की है। यह है पूरा ब्रेकअप आपके सामने दिल्ली का। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे नीचे गरीब वर्ग 30%, जो हमेशा से केजरीवाल को वोट देता है, ये उनका पक्का वोटर है। लोअर मिडिल क्लास भी केजरीवाल को वोट देता है। मिडिल क्लास परिवार को अब केजरीवाल साधना चाहते हैं और अपर मिडिल क्लास और अमीर वर्ग के बारे में अभी केजरीवाल ने इसे छोड़ दिया है। तो अगर आप ये देखें, अभी केजरीवाल 80% गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों को आम आदमी पार्टी से जोड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे 30 जमा 20% जमा 30%, तो 30 और 30 60 और 20 80% जो लोग हैं ये आते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग में। और केजरीवाल अभी सिर्फ इन पर काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने दिल्ली की 80% जनता को अपने साथ ले लिया, उन्हें साध लिया, तब वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और इसीलिए केजरीवाल
किश्तों में अपना घोषणा पत्र लेकर आते हैं और गरीबों को अलग अलग योजनाएं देने के बाद, लोअर मिडिल क्लास को योजनाएं देने के बाद, अब उन्होंने उस वर्ग को साधना शुरू किया है जो इनकम टैक्स देने वाला वर्ग है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग हैं। अब उन लोगों को केजरीवाल प्रभावित करना चाहते हैं। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। अब आपको एक और दिलचस्प खबर बताते हैं। अगर आप भी विदेश घूमने का सपना देखते हैं तो हमारी अगली खबर आप ही के लिए। अगर आप वेकेशन पर विदेश जाते हैं, आपको विदेश जाने का शौक है, क्योंकि पिछले 1 साल में अलग अलग देशों के वीजा रद्द होने के कारण भारत के लोगों ने करीब 662 करोड़ रुपए गंवा दिए। किसी भी देश में रहने की अनुमति का आधिकारिक दस्तावेज वीजा होता है, उसे विजिट करने का या वहां रहने का, और इसे पाने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है, जिसे आप वीजा फीस भी कहते हैं। तो आप जब भी कहीं जाना चाहते हैं किसी भी देश में, तो आप उसकी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और उसके लिए एक वीजा की फीस होती है। और अगर आपका वीजा रद्द हो जाता है, आपको वीजा नहीं मिलता, तब भी ये वीजा की जो फीस है ये आपसे ले ली जाती है, ये आपका नुकसान हो जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे मिडिल क्लास और सोशल मीडिया की वजह से छुट्टियां मनाने के लिए आजकल भारत में विदेश जाने की होड़ मची हुई है। लोग शादी करने के लिए विदेश जा रहे हैं, जन्मदिन मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं, वेकेशन पर विदेश जा रहे हैं। वर्ष 2024 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक करीब 2 करोड़ 50 लाख भारतीयों ने विदेशों में जाकर अपनी छुट्टियां मनाई। लेकिन अब भारतीयों के पसंदीदा देश ही उनका वीजा रद्द करके भारत के लोगों की जेब काट रहे हैं। भारत के लोगों को सबसे ज्यादा आर्थिक चोट देने वाले देशों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है, जिन्होंने वीजा फीस तो ले ली लेकिन वीजा नहीं दिया। अकेले न्यूजीलैंड ने 32% भारत के लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 30% लोगों के वीजा रद्द कर दिए, ब्रिटेन ने 17% और अमेरिका ने भी 16% भारत के लोगों के वीजा रद्द करके उनकी वीजा फीस जब्त कर ली। 16% भारतीयों के शेंगेन वीजा भी रद्द कर दिए गए। शेंगेन वीजा यूरोपियन देशों के लिए जारी होने वाले ट्रांजिट वीजा को हम कहते हैं। अलग अलग कारणों से वीजा रद्द करके इन देशों ने भारत के लोगों को कितना लूटा, यह भी आज आपको जानना चाहिए। अमेरिका ने वीजा रद्द करके भारत के लोगों के 257 करोड़ रुपए हड़प लिए। ब्रिटेन ने 116 करोड़ रुपए ले लिए। न्यूजीलैंड ने 72 करोड़ रुपए की वीजा फीस झटक ली और ऑस्ट्रेलिया ने 93 करोड़ रुपए की वीजा फीस भारत के लोगों से ले ली, लेकिन वीजा नहीं दिया। शेंगेन वीजा रद्द होने से भारत के लोगों को 124 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वीजा कैंसिल होने के अलावा भारत के लोगों का बड़ा नुकसान होटल और हवाई जहाज के टिकट बुकिंग में भी हुआ। टूरिस्ट वीजा लेते वक्त आपको, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको होटल की बुकिंग करानी होती है और फ्लाइट की टिकट्स भी करानी होती हैं, और इनमें भी ज्यादातर नॉन रिफंडेबल होते हैं। और वीजा रद्द होने के साथ साथ आपका फ्लाइट का पैसा और जिस होटल में आपने रिजर्वेशन कराया है वो पैसा भी साथ साथ आपका डूब जाता है। एक अनुमान है कि अगर आप 2 दिन के लिए अमेरिका के किसी शहर, या मान लीजिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, तो वीजा पर 15,000 रुपए खर्च होंगे, हवाई टिकट पर 1,80,000 रुपए कम से कम, और होटल पर करीब 43,000 रुपए खर्च होंगे। और अगर अमेरिका का वीजा आपका रद्द हो जाए तो करीब 2,40,000 रुपए का नुकसान आपको हो जाएगा। 2,40,000 रुपए आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन का वीजा रद्द होने पर भारत के लोगों के
करीब 1.5 से 2.5 लाख रुपए